तो हाय बड़ी, तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग सेक्शन बी करने वाले हैं। ठीक है, जो अपने यहाँ एडुकार्ड का जो सैम्पल पेपर 2 है उसका सेक्शन बी हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि रीमा है, वो अपनी मम्मी के साथ मार्केट गया है और उन्होंने क्या देखा है कि आपका जो पिकल होता है ना, पिकल मतलब जो अचार होता है, अचार किस में रखा है आपका, जो आपका अचार है वो रखा गया है आपका या तो आइदर ग्लास में, या तो किस में रखा गया है, ग्लास में रखा गया है, या फिर उसे रखा गया है प्लास्टिक में। किसमें, प्लास्टिक में, बराबर। या तो ग्लास में रखा है या तो प्लास्टिक में रखा है, कंटेनर प्लास्टिक कंटेनर में रखा है कि, लेकिन उसको मेटल कंटेनर में नहीं रखा गया है। किस में, देखो यहाँ पे लिखा है, लेकिन उसको किस में नहीं रखा गया है, आपका मेटल कंटेनर में नहीं रखा गया है। तो उसने शी आस्क्ड हर मदर व्हाई इट इज सो, व्हाट कुड बी द रीजन गिव बाय हर मदर। तो आपको बताना है कि उसकी मम्मी, मतलब एक जो रीमा है, इनकी मम्मी ने, मतलब रीमा का जो मम्मी है वो क्या बताया था वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखो पहली बात, अगर हम बात करें पिकल की, किसकी बात करें, इसके अंदर क्या रखा है, पिकल रखा है। ठीक है, तो अगर पिकल रखा है तो कहीं ना कहीं ये बात तो हमें समझ आता है कि अगर वो पिकल है तो उसके अंदर क्या रहेगा, एसिड रहेगा, हाँ या ना। और अगर एसिड रहेगा तो एसिड ऑब्वियसली क्या करने वाला है, रिएक्ट करने वाला है, किसके साथ, मेटल के साथ, बराबर। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, पॉइजन बनाएगा, और जो सही नहीं है। और साथ ही साथ में जो मेटल का जो कंटेनर है ना, क्या है, मेटल का जो कंटेनर है, मेटल के कंटेनर, उसको भी क्या कर देगा, वो इरोजन कर देगा, इरोजन नहीं करोजन कर देगा, क्या कर देगा, उसको करोजन कर देगा। आया समझ में बात, तो करोजन हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देख लेते, सोल्यूशन लिखना कैसे। तो कहानी क्या है, रीमा अपने मम्मी के साथ मार्केट गई और मार्केट जाने के बाद उसने देखा कि जो पिकल रखा है, जो अचार होता है, अचार किसमें रखा गया है, ग्लास या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में, बराबर। और उसको मेटल के कंटेनर में नहीं रखा गया। तो उनकी मम्मी ने रीमा को आंसर दिया, तो आपको वही आंसर अभी बताना है कि क्या रीज़न बताया होगा रीमा की मम्मी ने। तो मैंने आपको बता दिया रीज़न क्या था कि अपना जो एसिड और पिकल जो होता है, पिकल के अंदर एसिड होता है और ये एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, और क्या बनाता है, पॉइजनस कंपाउंड। तो इसीलिए मेटल को किस में रखते हैं हम लोग, ग्लास या फिर प्लास्टिक कंटेनर में। तो इसका सोल्यूशन लिखना देखते हैं। ठीक है, तो पहले हमने जो बात किया वही लिखेंगे। पहले क्या लिख देंगे, पिकल क्या करता है, पिकल कंटेन्स एसिड, पहले पढ़ा, पिकल कंटेन्स एसिड विच कैन react with what, which can react with metal, which can react with metal and can produce poisonous compound, बराबर। so it is kept in किसमें, ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर, ग्लास या फिर प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं। अब भाई क्यों, अब ऐसा क्यों है कि खाली पिकल क्या करता है, पिकल खाली मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है और ग्लास और आपका जो प्लास्टिक है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका कारण हो जाएगा, बिकॉज लिख देंगे, इसके साथ कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज रिएक्टिविटी की बात आती है, किसकी बात आती है, रिएक्टिविटी। क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ किसका, मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज मोर, वो ज्यादा है, एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करके, कंपेयर टू ग्लास और प्लास्टिक। आया बात समझ में। तो ये थे इसका सल्यूशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इंपॉर्टेंट जो हमने देखा यहाँ पे क्या था वो, कि रीमा नहीं, वो छोड़ते हैं, कि हम लोग कोई भी एसिडिक चीज़, जैसे पिकल एसिडिक होता है, कुछ भी अचार वगैरह जो भी खट्टा होता है खाने में, उससे हम लोग कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते, उसे हम किस में रखते हैं, या तो ग्लास में रखते हैं या फिर उसको प्लास्टिक में रखते हैं। क्यों रखते हैं ऐसा, क्योंकि पिकल जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, टॉक्सिक कंपाउंड मतलब वो करोजन वाला, जो हम नहीं खा सकते। आया बात समझ में, वही वो ग्लास और प्लास्टिक के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं रिएक्ट करता है, क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक क्या है, बहुत ही कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू किसका, आपका मेटल कंटेनर का। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं फिर हम। अभी
नेक्स्ट क्वेश्चन और में दिया है, हाउ कैन यू से दैट डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस इज 14 AMU। तो पहले यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते इसका सोल्यूशन यहाँ शुरू करते हैं। तो अगर आपको याद होगा, पहले वाले का सोल्यूशन है फर्स्ट वाले का। अगर आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, एक कार्बन का वो सीरीज है जो मतलब कोई भी, अगर आप मीथेन ईथेन मतलब ANE सीरीज लो, ENE सीरीज लो, YNE सीरीज लो, तो उसके बाद जो कंटिन्यू एक एक आते रहते हैं ना इसके कंपाउंड, उसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे अगर हम उठाएं तो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड मान लो AN लिखते हैं, एक हो गया अपना CH4 आ जाता है, पहले पढ़ा CH4 क्या है आपका, मीथेन है, ठीक है, इसका नाम नीचे लिख देंगे। एक क्या है आपका मीथेन है, उसके बाद क्या होता है C2H6, C2H6 ये क्या हो गया आपका ईथेन। क्या आया बात समझ में, ये हो गया मीथेन और एक ईथेन। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं, ये टेबल आपको बनाना भी है, ठीक है, साथ में लिखना भी है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं, मतलब इस मॉलिक्यूल में कितना मास है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और 4 हाइड्रोजन है तो उसका 4 आ गया। इसका इसमें कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन है, एक एक का 12 है, तो 12 इंटू 2 प्लस 6 हाइड्रोजन बराबर। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया, आप देख सकते हो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 12 + 4 16 यूनिट बराबर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 12 × 2 = 24 + 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 यूनिट। तो अभी अगर आप देखो तो ये कार्बन का होमोलॉगस सीरीज ही है ना, पहला मीथेन फिर ईथेन, मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, मीथेन ईथेन प्रोपेन सब क्या होमोलॉगस सीरीज है। तो अगर आप देखो इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास के डिफरेंस में, इसमें इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास के डिफरेंस में देखो, अगर आप इन दोनों को माइनस करो तो आपको क्या दिखेगा 14U आ रहा है ना, U या फिर AMU बोलो एक ही चीज़ है वो, एटॉमिक मास यूनिट, पहले पढ़ा। तो यहाँ पे आपको बोला हाउ कैन यू से दैट डिफरेंट इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस इज 14 AMU। तो आपको एग्जाम्पल में ये बताना है और कंटेंट में क्या लिखना है, हमने जो यहाँ पे भी किया उसी को लिखना है। तो हमें कहाँ से शुरू करना है, एज जैसे कि मीथेन एंड ईथेन आर टू, क्वेश्चन से अगर स्पेलिंग नहीं पता तो होमोलॉगस देख लेना, होमोलॉगस मीथेन एंड ईथेन आर 2 होमोलॉगस कंपाउंड ऑफ कहाँ चली गया, होमोलॉगस कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड साथ ही साथ में एंड द डिफरेंस, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस किस में, द डिफरेंस बिटवीन, डिस्टर्ब हो रहा है, डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर मासेस इज कितना 14 AMU। बस खत्म हो गया, इतने से हमें लिखना था। चलो ये बात हो गई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हम अच्छा एक बार रिकैप कर लेंगे, होमोलॉगस सीरीज वो होता है कोई भी कार्बन, जैसे ANE वाले, ENE वाले, फिर YNE वाले होते हैं ना, उसमें अगर आप एक ही साथ सीधे अगर लाइन पढ़ जाओगे, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे पढ़ के जाओगे तो सारे होमोलॉगस सीरीज में आते हैं। अगर आप होमोलॉगस सीरीज में देख लो, जैसे कोई भी दो, जैसे मीथेन ईथेन ले लो या फिर ईथेन प्रोपेन ले लो या प्रोपेन ब्यूटेन ले लो, कुछ भी आप ले लो, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हो और उनका अगर डिफरेंस देखते हो तो आपको 14 AMU का डिफरेंस मिलेगा। क्या बात इसमें समझ आए। या फिर कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, CH4 का आपको डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, आपको लिखना है बना बनाएगा और कुछ नहीं। और पहले आपको देखो, अब जब लिखोगे इसको तो पहले आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, नीचे वाला लिखना है कि जब मीथेन और ईथेन जो 2 होमोलॉगस कंपाउंड है कार्बन का, और उनका जो डिफरेंस है उनका मासेस के बीच में 14 U में है, फॉर एग्जाम्पल करके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करके फिर इसे लिख देना, ठीक है। फॉर मतलब पहले आप इस पार्ट को लिखोगे, इस पार्ट को पहले लिखोगे, उसके बाद आप इस पार्ट को आंसर में लिखोगे। डन। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब आपको आइडेंटिफाई कर देना है। ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी आपको बताना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसे शुरू करते हैं पहले। तो किसका हमें बनाने किसका बोला है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो
तो पहले कार्बन का बना लेते हैं। तो ये मैंने बना लिया कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो ये मैंने बना दिया 2 कार्बन का है। चलो ये तो हो गया। अब बनाते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को दूसरे कलर से बना लेंगे, रेड से बना लेंगे। अब देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में अगर आपको याद होगा तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे? कहीं ना कहीं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी हमने बना लिया। अब इनको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में समझाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो कार्बन को कितने चाहिए अपने आउटर शेल में? 8 चाहिए। अगर कार्बन यहाँ से ये पूरा इलेक्ट्रॉन को अपना सॉरी गलती, यहाँ से तक मिट गया, 1 मिनट। ओके, अभी अगर देखो अगर कार्बन क्या करे अपने लिए वो चारों इलेक्ट्रॉन को पकड़ ले, दिख रहा है? अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, ये जो मैंने बनाया। अभी कार्बन के पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? गिन के देखो एक बार, दिख रहा है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। सिमिलरली अपना जो दूसरे वाले ऑक्सीजन है उसको भी तो 8 चाहिए ना। अब ऑक्सीजन क्या कर लेगा? ऐसे शेयर कर लेगा, दिख रहा है? ऐसे एक ऑक्सीजन शेयर कर लिया अपना, दिख रहा है आपको क्लियरली? सिमिलरली यहाँ पे एक और ऑक्सीजन। अब गिन के देखना, जो ऑक्सीजन के पास अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बराबर। तो ये हमने बना दिया। तो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। और आपको क्या शो करने बोला है? आपको शो करने बोला है कि पेयर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइडेंटिफाई करके बताओ कौन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है, ए एक शेयर हो रहा है, ए भी एक शेयर हो रहा है, ए भी एक शेयर हो रहा है। क्या बात है? क्लियर है? उसके बाद पूछा है ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड लिखने बोला है। तो अभी आप सीधा देख सकते हो कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे, 2 ही दिख रहा है ना आपको। या फिर आप सिंपली अगर इसको ऐसे ही बना के देख लोगे, एक कार्बन था, एक ऑक्सीजन था, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है? तो मैं यहाँ पे दिखा, ये होगा एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक और हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो कितने डबल बॉन्ड हो गए? 2 डबल बॉन्ड। तो इसका पहला सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? पहले में आप इस स्ट्रक्चर को बनाओगे, उसके बाद एंडिंग में क्या लिख दोगे? क्या लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड हैज 2 डबल बॉन्ड्स। आया बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट जाते हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया है, ये देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है। सो ए स्टूडेंट परफॉर्म्ड ए क्रॉस बिटवीन प्लांट्स विथ प्योर फ्लावर्स, तो विथ पर्पल फ्लावर। तो पहला फ्लावर क्या है? पर्पल, एंड विथ वाइट फ्लावर्स। तो इसमें एक पर्पल है और एक वाइट है, ठीक है। तो पर्पल को मैं मान लूंगा कि भाई रेड वाला पर्पल है, ठीक है, बराबर। और दूसरा वाला जो है वाइट को मैं मान लेता हूँ कि वो येलो है, ठीक है। वाइट वाला क्या है? येलो कलर का है, ये जो मैं बना रहा हूँ। डन, ओके। तो हेल्प हिम टू कंप्लीट द फिगर बाय फाइंडिंग P2RS एंड ऑल्सो राइट द जीनोटाइप रेशियो obtained in F2 जनरेशन। ओके, चलो शुरू करते हैं फिर। तो पहले तो आपको इस स्ट्रक्चर को पूरा करना होगा, तो हम भी शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है? वाइट है। तो एक बार कलर बना लेंगे वाइट के लिए। तो वाइट का कलर क्या आ रहा है अपने यहाँ पे? ये रहा अपना वाइट कलर, सपोज। तो ये अपना वाइट कलर वाला फूल है, दिख रहा है ना आपको? उसके बगल में क्या फूल बोला है? पर्पल वाला फूल यूज करने बोला है, तो ये मान लेंगे पर्पल है, बराबर। अब वाइट का उन्होंने जीनोटाइप क्या दिया, मतलब वाइट के अंदर कैसे डोमिनेंट WW है, दिख रहा है, कैपिटल वाला। पर्पल के अंदर क्या है? स्मॉल w है, एग्री। अब देखो, तो पहले क्या कर लेंगे? गैमेट्स बनाएंगे। जब गैमेट बनाएंगे तो हमने पहले भी पढ़ा है, जब क्या बनता है? गैमेट बनता है, तो ये क्या होता है? सिंगल सेल में डिवाइड हो जाते हैं। आया बात समझ में? सिंगल सेल में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है जब गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो हमने गैमेट भी बना दिया। उसके बाद जब फर्स्ट क्रॉस होगा, आप देख सकते हो इसमें क्या है? सारे के सारे सेम है ना, एकदम सब सेम है। तो जब फर्स्ट क्रॉस होगा, तो फर्स्ट क्रॉस में क्या आएगा? ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। और ये जो WW बना है, इसका कलर क्या आ जाएगा? अगर आप इसमें देखो, इसमें डोमिनेंट क्या है? ये वाला था ना, वाइट वाला डोमिनेंट था ना। तो आपका फ्लावर कैसा बन जाएगा? आपका फ्लावर बन जाएगा वाइट कलर का। कैसा बन जाएगा? वाइट का बन जाएगा। उसके बाद ये जो वाला अपना वाइट फ्लावर है, ये फिर से अपना गैमेट बनाएगा और सेल्फ पॉलिनेट करने वाला है अपने आप में। तो ये जब अपना गैमेट बनाएंगे, क्या क्या गैमेट बनाएगा? एक बनाएगा वाइट वाला पार्ट का गैमेट, और एक क्या बना देगा? और एक बना देगा अपना पर्पल वाले का
गैमेट, दोनों गैमेट बना लिए। अब ये गैमेट जब आपस में क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो क्रॉस समझाते जरा। तो क्रॉस करने के लिए क्या करना होता है आपको एक बस ऐसा पार्टीशन बनाना है, बराबर। बना के आपको क्या लिख देना है, ऊपर में एक बार कैपिटल W, फिर एक बार लिख देना है स्मॉल w, लिखा। सिमिलरली आपको यहाँ भी लिख देना है एक बार कैपिटल W और एक बार आपको लिख देना है स्मॉल w। ये चार्ट आपने बना लिया, ये उतना भी टफ नहीं है, ईजी है, बना सकते हो आप। तो ये मैंने चार्ट बना लिया। चलो अब देखो, जब यहाँ पे क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक W कैपिटल W स्मॉल w। तो यहाँ ये दोनों कैपिटल दिख रहा है ना, यहाँ पे कैसा होता है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। ब्लैक कलर लेते हैं, यहाँ पे कैसा मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा W W, आया समझ में। यहाँ कैसे करोगे, ऊपर नीचे। तो हमेशा पहले बड़े वाला को लिखते हैं, तो बड़े वाला पहले लिखे फिर स्मॉल वाला लिख दिए। यहाँ पे कैसा आ जाएगा, अगेन यहाँ से कैपिटल W और ऊपर से स्मॉल w। यहाँ कैसा आ जाएगा, दोनों स्मॉल w। तो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे फ्लावर कैसे कैसे बने, ये देखो दोनों कैपिटल W, मतलब क्या है, वाइट है, वाइट फ्लावर है, वो भी एकदम प्योर वाइट है, समझ रहे हो, प्योर वाइट। यहाँ भी क्या है, कैपिटल स्मॉल, तो डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल वाला है, वाइट। तो ये भी क्या बन जाएगा, वाइट। ये भी क्या बन जाएगा आपका, वाइट ही बन जाएगा, बराबर। और ये वाला आपका क्या बन जाएगा, पर्पल कलर में। डन। तो बस हमने इस डायग्राम को बना लिया। तो उसको PQRS में ढूंढने में मदद करो। तो अगर हम लोग अभी मतलब हमने तो ढूंढ लिया है ना, तो हम लिख देंगे सोल्यूशन में अपना। इसके नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे P क्या आया था वैसे, ठीक है ना, P क्या आया था हमारे पास, देखो P क्या है, यहाँ पे पर्पल है, ठीक है। तो पर्पल का जेनेटिक कोड कैसा आ जाएगा, स्मॉल w, लिख दिया हमने स्मॉल w। अब हमें बोला है कि Q ढूंढ के बताओ। Q तो यहाँ पे आया था, यहाँ पे एक व्हाइट फ्लावर आया था Q, और हम लोग का यहाँ पे व्हाइट फ्लावर कैसा आया था, एक कैपिटल और एक स्मॉल। फिर हमें बोला R ढूंढ के बताओ, हमारे पास R कैसा आया था बताओ, यहाँ तो हमने निकाला है ना R, यही तो है R है ना। R क्या आया, अगेन दोनों कैपिटल W। उसके बाद हमें बोला S ढूंढ के बताओ, तो हमने S निकाला, S कैसा आया था, अगेन दोनों स्मॉल w। आया बात समझ में। चलो अब पूछा है जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो बेसिकली आपको लिखना होता है, जीनोटाइप रेशियो आप कैसे लिखते हो एक बार देख लो। जीनोटाइप रेशियो इसे हम कैसे लिखते हैं, तो आपको पहले सारे जो भी ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे मिला है ना वो सारा लिखना है। तो आपको क्या लिखा है, दो कैपिटल W वाला मतलब फ्लावर मिला है जो होमोजाइगस टाइप का है, होमोजाइगस ये, और एक क्या मिला है, एक कैपिटल और एक स्मॉल, ये दिख रहा है, दो ऐसा है, और बाकी कैसा है, दोनों स्मॉल वाले। तो इसी के रेशियो को हम बोलते हैं जीनोटाइप रेशियो। तो हम निकाल लेंगे फटाफट। अब देखो, तो जीनोटाइप रेशियो के हिसाब से कैपिटल वाले होमोजाइगस कितने आए थे, एक आए थे क्रॉस में, फिर आपका कैपिटल एक बड़ा वाला W, एक बड़ा वाला डोमिनेंट वाइट और रिसेसिव पर्पल, कितने आए, दो आए, यहाँ एक दिख रहा है और यहाँ एक और दिख रहा है, कितने आ गए, दो आ गए। और प्योर पर्पल कितने आ गए, एक आ गए। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इसका जीनोटाइप का रेशियो। क्या बात है, समझ आया। तो इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप रेशियो बोलते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सलोनी वॉज स्टंग बाई ए वेस्प, या वेस्प मतलब ततैया होता है, ठीक है, while playing in the garden and she started crying due to pain and irritation. Her mother immediately applied a coating of toothpaste on the affected area which gave her instant relief and then took her to doctor. What does wasp sting contain and why did her mother apply toothpaste on the affected area? तो कहानी कुछ ऐसा है, सोनाली है, ये अपनी सोनाली, क्या बातें क्लियर है, सोनाली खेल रही थी बॉल के साथ मान लो, तो वहाँ पे एक ततैया आ गया, क्या आ गया, एक ततैया, ये हमने ततैया है, ततैया क्या कर दिया, सोनाली को काट लिया। अब जैसे ही सोनाली को स्टिंग किया, काटा नहीं मतलब स्टिंग किया, चोट डाल दिया, जैसे ही डाला तो सोनाली क्या करी, रोने लग गई, बराबर। अब जो रोने लग गई वो क्यों रोई, ठीक है, और जब रोने लगी तो उसकी मम्मी ने फटाफट क्या कर दिया,
उस जो जहाँ पे डंग दिया था वहाँ पे टूथपेस्ट लगा दिया, तो वो आराम से चुपचाप बैठ गई, फिर डॉक्टर के पास लेके चले गए। तो आपको बताना है व्हाट डज वेब स्टिंग कंटेंट, मतलब जो वेब का जो स्टिंग होता है उसमें क्या रहता है। तो ऑब्वियसली देखो यार, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जो स्टिंग होता है ना, स्टिंग, ठीक है, जो स्टिंग होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। क्या एसिड? एसिड होता है। आपको जनरली सारे स्टिंग में एसिड मिलेंगे, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे वैक्स का एसिड पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, बराबर। उसी तरह मम्मी ने जैसे क्या कर दिया, बेस लगा दिया, मतलब बेस नहीं, टूथपेस्ट लगाया ना, तो टूथपेस्ट लगाया ना, टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है? बेस। इसीलिए याद रखना, रात को हमारे मुंह भी एसिडिक हो जाता है, इसलिए सुबह उठ के हम टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं। इससे हो क्या जाता है, हम लोग का जो बेस, मतलब जो मुंह में जो एसिडिक नेचर बना था ना, सुबह बेस मतलब वो टूथपेस्ट से ब्रश करने के बाद वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली स्टिंग के जो स्टिंग होता है उसमें भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, या फिर एसिड बोलो, सीधा सीधा एसिड नहीं बोलना है। यहाँ पे पूछा है उसमें क्या होता है, तो फॉर्मिक एसिड लिखना है आपको। और टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। क्या बात है, क्लियर है? तो जैसे ही, और हमें ए बी रिएक्शन पता है, या ए रिएक्शन तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ही एसिड और कौन, जैसे ही एसिड और बेस क्या कर लेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, तो क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर लेते हैं। याद है ना, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। क्या क्या बनता था, सॉल्ट और वाटर बनते थे। आया बात समझ में? तो ये भी एक रिएक्शन है, ये तो आपका एसिड बेसिस में वो पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पे हमें जो सोल्यूशन पूछा है वो हमें फिलहाल लिख के बताना है, ठीक है। तो लिखते हैं। तो ये तो कहानी बताया आपको, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया, व्हाट से, व्हाट डज वेब स्टिंग कंटेंट। तो क्या लिख देंगे, वेस्प, पॉइंट लिख देंगे, वेब्स स्टिंग कंटेंस क्या, वेब्स स्टिंग कंटेंस फॉर्मिक एसिड। क्या बात है, क्लियर है? एक पॉइंट हो गया, बराबर। उसके बाद व्हाई डिड हर मदर अप्लाई टूथपेस्ट ऑन अफेक्टेड एरिया, तो इसका रीजन लिख देंगे, दूसरा पेन से लिख देते हैं, आप एक ही पेन से लिख देना। वास स्टिंग कंटेंट फॉर्मिक एसिड एंड हर मदर अप्लाइड टूथपेस्ट because toothpaste contains base, so as a result neutralization provides instant relief। अब जिस बच्चे को लिखना आता है वो रीजन देख ले और आगे चले जाए, जिन्हें लिखना नहीं आता है वो देख ले कि लिखना कैसे होता है, ठीक है। तो ये वाला हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सुषमा, हेमा, रेखा और सुषमा, यही वो सुषमा है। सुषमा's mother baked a cake, but to her surprise she found that the cake hard and small in size. She thought and remembered that she forgot to add one important ingredient in her cake that would have made the cake fluffy. What is the ingredient that she forgot to add? Also write the chemical reaction। तो याद रखो, ऑब्वियसली केक की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, केक। तो केक में तो भाई हम लोग एक ही केमिकल मिलाते हैं अक्सर। क्या होता है वो, मतलब मिलाते बहुत सारे केमिकल है, सब केमिकल ही होते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट केमिकल जिसकी बात चल रही है वो क्या होगा, बेकिंग पाउडर होगा ना। क्या होगा, बेकिंग पाउडर का बात चल रहा है। जैसे ही आपने फिगर आउट कर लिया बेकिंग पाउडर, तो आपके दिमाग में चट से फॉर्मूला आ जाना चाहिए। बेकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। चलो ये भी याद आ गया आपको, चलो बहुत बढ़िया। ओके, उसके बाद मेक द फ्लफी केक, विच इंग्रेडिएंट दैट शी फॉरगेट टू ऐड। तो ऑब्वियसली उसने बेकिंग पाउडर ऐड करना भूल गया था, जो होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन, इसका केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही हम लोग इस बेकिंग पाउडर को क्या करते हैं ना, जैसे ही हम इस बेकिंग पाउडर को केक में मिलाते हैं, किसमें मिलाते हैं, केक में मिलाते हैं ना, तो क्या होता है,
पहले तो बेकिंग पाउडर ही रहता है, लेकिन जब इसमें रिएक्शन, जैसे हम उसको पकाने के लिए बेक करते हैं ना, मतलब चूल्हा वूल्हा में डालते हैं, कुछ तो करते होंगे, जैसे ही बेक करते हैं तो क्या होता है, इसमें से गैसेस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलता है, और वो गैसेस के बबल क्या करता है, इसको फुला देता है और इसके अंदर इस तरह गोल 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 छेद बना देता है। आया बात समझ में? तो चलो अब इसे बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज द इंग्रेडिएंट दैट शी फॉरगेट टू ऐड, तो क्या लिख देंगे, शी फॉरगेट टू ऐड कौन सा, बेकिंग, क्या, बेकिंग पाउडर, शी फॉरगेट टू ऐड बेकिंग पाउडर, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट। अगर इसे केमिकल फॉर्मूला आपको पूछ दिया जाए तो क्या लिख देना, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट। चलो अब पूछा है कि क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो आप पूछा है ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब हम इसको यूज करेंगे। तो जैसे देखो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अपने किसके अंदर रहा, केक के अंदर रहा, जैसे ही हम इसको बेक करेंगे, मतलब क्या करने वाले, हीट करने वाले हैं, जैसे ही हम इसको बेक करेंगे तो हीट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको सिंबल नहीं बनाना है, वैसे इस तरह ड्राइंग नहीं बनाना है, आपको लिख देना है सीधा। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो इसमें कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट में, हाइड्रोकार्बोनेट सीधा कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ, और एक गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और एक गैस, और मतलब गैस नहीं और पानी निकलने वाला है, ठीक है। अगर आपको इसका बैलेंस इक्वेशन याद हो तो और बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ पे ऐसे ही देख लो ना तो चल जाएगा आपको कि यहाँ पे क्या है, 2 सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे कितना है, एक है, तो यहाँ पे 2 भी लिख लो। क्या बात है, आया समझ में? तो ये होता है इसका बैलेंस्ड रिएक्शन। तो सुषमा का मम्मी क्या ऐड करने भूल गई थी, बेकिंग पाउडर ऐड करना भूल गई थी, और इसीलिए केक बड़ा भी नहीं हुआ था और फ्लफी भी नहीं हुआ था। और जैसे ही इसके अंदर उसने बेकिंग पाउडर ऐड किया होता, अगर बेकिंग पाउडर ऐड किया होता तो जैसे ही वो उसको हीट करता उसमें से क्या निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, और वही उसको क्या कर देता, फ्लफी बना देता, जैसे यहाँ पे बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब देखो ये क्या होगी, इससे क्या होगी, अच्छा यही पे रहेगा, मतलब ठीक है रहने दो। नेहा वॉज गिवन सम सिरप लिक्विड इन ए टेस्ट ट्यूब बाय हर टीचर एंड शी वॉज told to dilute it with water, but by mistake she added water quickly to the tube and the tube immediately cracked and the liquid which spilled produced blister on her skin. What could the reason of this? Okay, तो याद रखना मैंने जब बताया था, आपका जो एसिड होता है, क्या होता है, एसिड जब भी आप एसिड को ऐड करते हो ना, ये देखो मान लो अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब दे दिया जाए और आपको बोले कि आप क्या करो, इसके अंदर पूरा पानी रखा है फिलहाल, ठीक है, एक पेन भी काम नहीं कर रहा है क्या, ओके। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो नेहा वॉज गिवन सम सिरप लिक्विड इन टेस्ट ट्यूब बाय हर टीचर, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे थे हम लोग, तो ऐसा क्या रिएक्शन हुआ था जो हमें बताना है। तो स्लाइड में आ जाते हैं, ये सब तो कर लिया था हमने, ओके। तो नेहा ने क्या हुआ, नेहा को सम सॉर्ट ऑफ सिरप दिया गया टेस्ट ट्यूब में, बराबर। तो उसने क्या किया, इसमें इसको वाटर में ऐड करने लगा, अंदर पानी है, ठीक है। तो उसने इस सिरप को क्या किया, टेस्ट ट्यूब में ऐड करने लगा। तो उसने क्या देखा, जैसे ही उसने ऐड किया ना, तो क्या हो गया, तुरंत ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, बराबर। इसको ब्रेक हो गया और उसके हाथ में, उसके जो हाथ था उसके हाथ में थोड़ा बहुत ब्लिस्टर भी आ गया, मतलब उसके ऊपर थोड़ा बहुत एसिड गिरा होगा। अब देखो, तो आपको बोला है कि क्रैक्ड प्रोड्यूस ब्लिस्टर ऑन स्किन, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस। तो याद रखना हमने पढ़ा था, जब भी हम लोग एसिड को मिक्स करते, किसमें, वाटर में, जब भी हम लोग एसिड को मिक्स करते तो बहुत ही ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें ऐड करते, और क्या करते, बहुत ही स्लोली मिक्स करते, समझ रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे ऐड करते रहते बहुत ही स्लोली मिक्स करते हैं। मतलब अगर आप उसको जल्दी सब एक साथ डाल दोगे तो क्या होता है, वो फट जाता है। क्यों फटता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे आपको वही रीज़न बताना है, ठीक है। तो वो आपको वही रीज़न बताना है कि व्हाट कुड बी द रीज़न। तो क्या लिखना है आपको, यहाँ से शुरू करना है, एडिशन, so addition of acid in किसमें, addition of acid in
वाटर इज हाईली, क्या होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। सो वन शुड, मतलब कोई भी ऐड करे एसिड को, सो वन शुड ऐड एसिड स्लोली बाय स्टीरिंग, मतलब उस डंडे को हिलाते रहना, एक डंडा होता है, स्लोली बाय स्टीरिंग विथ वाटर, ठीक है ना। मतलब आप अगर आपको एसिड ऐड करने बोले तो आपको स्लोली ऐड करना है, बराबर, आपको हड़बड़ी में ऐड बिल्कुल नहीं करना है। तो ये थी बात है, बराबर। अब हुआ क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब इतना गर्म हो गया होगा कि ये टूट गया होगा, और साथ ही साथ में ब्लिस्टर, तो क्या हो गया, जैसे ही मतलब ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया तो उसके अंदर पानी था, तो पानी मतलब ना क्या होता है ना, उसके जो कुछ छींटे होते हैं ना, या फिर सिंपल सी बात है, अगर इतना गर्म हो गया होगा और ये इतना गर्म हो गया होगा तो इसको अगर पकड़ लेंगे, इसको अगर कोई अगर हाथ से पकड़ता है तो क्या करता है, अगर इसको कोई हाथ से पकड़ता है, सपोज सुषमा का हाथ है, अगर सुषमा इसको हाथ से पकड़ता है तो सुषमा का हाथ जल जाएगा ना, उस पर छाले पड़ेंगे ना, तो बस वही कहानी है। एंड ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक, कि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हुआ था, ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक, सुषमा क्या किया, सफ़र किया, सुषमा सफ़र्स द ब्लिस्टर मतलब छाले पड़ना होता है। आया बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए पोटेंशियल सोर्स इज कनेक्टेड in parallel V by two wires of the same length and area made up of material with resistance 1 and 2 respectively. What would be the equivalent resistance of the length and area were same? Okay, तो सुनो, कोई भी चीज़ का रेजिस्टेंस, कोई भी वायर का रेजिस्टेंस मतलब जो R होता है किस पे निर्भर करता है, आपका लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर। ज़्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस कम होगा तो L बाई है, और यहाँ पे एक हमेशा फैक्टर कांस्टेंट होता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, बराबर। तो यहाँ पे बोला है कि इसका लेंथ और एरिया क्या है, सेम है, तो इसको लेने का जरूरत है नहीं, तो आप सीधा बोल सकते हो रेजिस्टेंस किसके ऊपर निर्भर है, डायरेक्ट इसके ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर। इसका जो मैंने लिखा है ना, इसका रो कहते हैं और इसका नाम है रेजिस्टिविटी। आया बात समझ, इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो अगर हम देखें तो बोला अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो मतलब मान लो दो वायर है, ठीक है, एक वायर है, नीचे एक और वायर है, दोनों सेम वायर है बल्कि दोनों अलग अलग मटेरियल का है, ठीक है। अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो इसमें नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसमें फिर नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा वो हमसे पूछा है। तो आप सीधा लिख सकते हो, पैरेलल में कनेक्ट होता है तो नेट रेजिस्टेंस कितना आता है, आरपी में कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यहाँ पे 1/R इन पैरेलल, तो फर्स्ट वाले में रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका रेजिस्टिविटी के ऊपर लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने यहाँ पे सीधा लिख के रखा है रेजिस्टिविटी इसके बराबर है। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा, ρ1, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस ρ2 हो जाएगा। हम लिख दें 1/ρ1 प्लस यहाँ लिख देंगे 1/ρ2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो कैसा आ जाएगा, नीचे ρ1/ρ2 और यहाँ पे ρ2 प्लस ρ1। तो कुल मिला के पूरा जो रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में कितना आ जाएगा, ρ1/ρ2 प्लस ρ1, बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बाद में। चलो आप सेकंड पूछा है, अगर इसी चीज़ को हम लोग किस में करें, सीरीज़ में करें, तो क्या कर दे, सीरीज़ में कर दे। तो सेकंड पार्ट, ये तो पूरा ए पार्ट का सोल्यूशन हो गया। अब बी पार्ट का देखते हैं। अगर इसको इफ़ कनेक्टेड इन सीरीज़, अगर किस में कनेक्ट कर दे, सीरीज़ में कनेक्ट कर दे तो कैसा हो जाएगा। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा सीरीज़ में वो क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस का सम होता है ना, ये तो हमने पढ़ा है बहुत बढ़िया से। तो अगर ये बात सच है तो मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, पहले का रेजिस्टेंस अगर ρ1 है तो दूसरे क्या हो जाएगा, ρ2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस सीरीज़ में कितना, ρ1 प्लस ρ2। ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 मार्क का क्वेश्चन शुरू होता है। सुनीता एंड राजेश शिफ्टेड टू देयर न्यू हाउस एंड डिसाइडेड टू गेट इट वाइट वॉश्ड। सुनीता ऑब्जर्व दैट द वर्कर्स डिजर्व। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सुनीता और जो राजेश है उन्होंने क्या हुआ, अपना एक नया घर में गया, ध्यान से सुनना, अपना एक नया घर में गए तो वहाँ पे देखा जो लेबर लोग जो भी पेंट कर रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, एक वाइट
कुछ एक कंपाउंड है उसको पानी में मिला रहे थे, मिलाने के बाद उसको क्या करे, पेंट करे, लेकिन जब स्टार्टिंग में पेंट करे तो वहाँ पे वॉल एकदम वाइट नहीं था, लेकिन बाद में वो वॉल वाइट हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि वो जो वाइट पाउडर सबस्टेंस है उसका केमिकल रिएक्शन और वाटर के साथ लिख के बताइए, और बताइए जो रिएक्शन हो रहा है एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, और वो जो वॉल है वो थोड़ा देर बाद वाइट मतलब एकदम ब्राइट वाइट क्यों बन जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जाना पहचाना क्वेश्चन है अपना। तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा अपना, ये आंसर बन जाएगा आपका जो वाइट जो पाउडर सबस्टेंस यूज करता है ना, यहाँ पे जो वाइट सबस्टेंस यूज होता है वो मैंने क्या बताया था, वाइट वॉशिंग में कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हम यूज करते हैं। अगर हम इसका केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो केमिकल रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नेम द वाइट पाउडरी सबस्टेंस, मैंने लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसका और एक नाम होता है क्विक लाइम, क्या होता है, क्विक लाइम होता है। चलो, एंड राइट दिस केमिकल रिएक्शन विथ वाटर, तो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो मैंने बताया था कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद आ रहा है कुछ कुछ, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। तो ये भी हमने भी किया था। तो ए पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, इज इट ए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी मैंने तब बढ़िया से समझाया तुम लोगों को कि ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुल मिला के बात यह है कि जब भी ये रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। आया बात समझ में। चलो, थर्ड बोला है वाई द वॉल्स टर्न शाइनी ब्राइट कलर आफ्टर 2 और 3 डेज। तो होता क्या है, जब हम लोग व्हाइट पे मतलब जब हम लोग पेंट मार रहे होते हैं तब इसकी पेंटिंग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ दिन नहीं तभी से कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है और अपने आप को क्या बनाता है, वो लाइमस्टोन बना लेता है। ठीक है, तो पढ़े हो ना कि चूना पानी में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे या मिला देंगे तो क्या बन जाता है, वो एक सॉलिड बनता है। तो ऐसा कुछ कहानी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने पेंट किया, लेकिन एटमोसफियर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होता है ना, तो उसके साथ तो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो एवोपरेट होकर भाग जाएगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, दीवार में चिपके रहेगा। और एकदम क्या होता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट एकदम वाइट होता है, एकदम दूध के माफिक वाइट होता है, वो सॉलिड वाला देखा है ना, चौक के माफिक वाइट होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका एकदम स्टार्टिंग क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। तो रेशमा हीटेड ए ग्रीन कलर क्रिस्टल। तो ग्रीन कलर, जब भी ग्रीन आए, जब भी ग्रीन कलर आए, तो मैंने आपको कौन सा कंपाउंड का नाम सोचने बोला है, जब भी ग्रीन कलर लिखा है कौन सा कंपाउंड का नाम सोचने बोला है, याद करो, फेरस सल्फेट। याद आया, जब भी ग्रीन आए तो आपको कौन सा कंपाउंड का नाम सुनना है, मतलब सोचना है, फेरस सल्फेट का नाम आपको सोचना है जब भी आपके पास क्या आ जाए, ग्रीन शब्द मिले तो, बराबर। तो अब देखो, जो फेरस सल्फेट होता है ना, फेरस जो सल्फेट होता है, ग्रीन कलर बोलने से फेरस सल्फेट। तो अभी क्या किया, तो इसने फेरस सल्फेट को बर्न किया, बर्न करने बाद क्या निकला, कुछ गैसेस निकला, और ये जो फेरस सल्फेट जो पहले ग्रीन था वो कैसे कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो आपसे उसी के ऊपर सवाल पूछ रहा है, नेम द ब्राउन कलर सबस्टेंस, या फिर जो रेडिश ब्राउन था वो वाला सबस्टेंस फॉर्म ऑन हीटिंग एंड द गैसेस दैट इवॉल्व अलोंग विथ इट। तो ये वाला आपका एकदम फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहीं पे किया। अरे यार, ये कितना नंबर स्लाइड है अपना, 25 नंबर स्लाइड देखते हैं। देखो ये ना, यही वाला क्वेश्चन है, एकदम स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था ना, यही फेरस सल्फेट है ना, इसको बर्न कर रहे हैं ना, यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला, बराबर। तो देखते हैं, तो वही वाला क्वेश्चन था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक टेस्ट ट्यूब था ना, क्या था वहाँ पे, एक टेस्ट ट्यूब था, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कुछ रखा था फेरस सल्फेट। तो वहाँ पे कलर से क्वेश्चन नहीं पूछा था, यहाँ पे पूछ दिया। जब हमने इस फेरस सल्फेट को बर्न किया, हीट किया था, तो क्या हुआ था, इसमें से कुछ गैसेस निकले थे। अगर आपको याद होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकला था गैसेस, तो वो तो मैं याद ही है। और तब मैंने ये भी बताया था, ये जो लाल कलर, जब भी आपके पास लाल कलर का बात आए तो याद रखना, रेड कलर हमेशा कौन बनाता है, आपका ऑक्साइड बनाता है। कौन बनाता है, ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड हो भी, आयरन ऑक्साइड हमेशा ये रेड कलर बनाता है। आया बात समझ में। तो यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे, नेम द ब्राउन कलर सबस्टेंस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग एंड द गैसेस दैट एवॉल्व। तो जो ब्राउन कलर, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्राउन कलर सबस्टेंस क्या है, ब्राउन कलर सबस्टेंस क्या हो गया अपना, ब्राउन कलर सबस्टेंस से जाके आपका आयरन ऑक्साइड, क्या हो गया आपका, आयरन
ऑक्साइड है जाके आपका ब्राउन कलर सब्सटेंस, एंड गैसेस एवॉल्व्ड आर, और जो गैसेस एवॉल्व्ड हुआ था वो क्या क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। चलो ए भी हो गया। अब बी नंबर देखते हैं, राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्ड। हाँ, और यहाँ पे कौन सा टाइप, यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट टूट गया किस किस में, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड और एक आयरन ऑक्साइड तो बना ही है, तो ये कौन सा हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किस तरह का रिएक्शन हुआ यहाँ पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो ये भी लिख दिया हमने। अब सी क्वेश्चन देखते हैं, गिव द रीजन ऑफ द चेंज इन द कलर ऑफ द क्रिस्टल। तो यही रीज़न लिखना है कि जो फेरस सल्फेट होता है ना उसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल ज्वाइन होता है और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, पहले पढ़ा। लेकिन अपना जो आयरन ऑक्साइड होता है उसके साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहता है और इसका कलर हो जाता है रेड। आपको बस यही रीज़न यहाँ पे लिख देना है, बराबर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सिया वाज अमेज्ड टू नो दैट प्लांट्स देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। मतलब प्लांट में कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि एपिडर्मिस में होता है, अंदर में होता है, ऑफ द लीफ एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कोई भी बाकी जहाँ भी ग्रीन रहेगा वहाँ पे स्टोमेटा रहेगा। दिस स्टोमेटा पोर्स हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज एंड दिस ओपनिंग इन टर्न्स गार्ड बाय स्पेशलाइज्ड किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स, but unable to understand how these guard cells open and close, help Sia by explaining her how guard cells regulate opening and closing। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए पहले हम स्टोमेटा को बना लेते हैं, ठीक है। दो स्टोमेटा बनाएंगे। तो पहले ए रहा, एक स्टोमेटा बनाया हमने, ये जनरल है, ठीक है, ये बना दिया एक स्टोमेटा। तो यहाँ पे जो बाहर वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल, बराबर। तो अब देखो, और ये जो होता है ना बीज वाला, जो मैंने अभी मार्क किया है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है जाके स्टोमेटा पोर। अब होता क्या है, बलून समझ लो, अगर आप बलून के अंदर हवा भरोगे तो बलून फूल के मोटा हो जाएगा, हवा निकाल दोगे तो चिपक जाएगा। तो जब ये मोटा फूल के, जब मोटा हो जाएगा तब ये खुल जाएगा, जब पतला हो जाएगा तब सिकुड़ जाएगा। लेकिन ये बलून तो है नहीं, ये पेड़ के पार्ट है और पेड़ के पास गैस तो रखता है नहीं अपने पास ज़्यादा, वो क्या रखता है, वाटर। तो याद रखना पहला पॉइंट, ओपनिंग और जो क्लोजिंग होता है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसका, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हैपन होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। आया बात समझ में, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक नया टर्म आपको सुनने मिल रहा होगा। ऑस्मोसिस मतलब वाटर के ट्रांसफर के वजह से। अब देखो, अब आपको जो मेन लिखना है, अभी फोकस करो आप। अभी होता क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्यूशन आपको खुद से ही लिखना होगा, मतलब मैं समझा देता हूँ बढ़िया से, वही आपको लिख देना है, ठीक है। तो ए मैंने बनाया, ए मैंने बनाया, ठीक है। ए क्या है, गार्ड सेल हो गया, दोबारा नाम नहीं लिख रहा हूँ। तो क्या होता है, ये ओपन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सीधा लिखेंगे, व्हेन वाटर एंटर्स, किसके अंदर, एंटर द गार्ड सेल, एंटर्स द गार्ड सेल, तो क्या होता है, स्टोमेटा पोर ओपन्स। लिख दिया हमने एक बात। सिमिलरली ये बंद कब होता है, जब इसमें से वाटर निकल जाता है। देखो पानी निकल गया, सिकुड़ के बैठा है एकदम, कहाँ ओपन है, ये तो बंद हो गया ना, लगभग दिख रहा है ना, ये दो बीन शेप से, तो बीन शेप अभी दिख भी नहीं रहा है, बंद हो गया ना लगभग। तो क्या लिख देना, व्हेन वाटर गेट रिमूव्ड, मतलब जब वाटर निकल जाता है किसमें से, फ्रॉम द स्टोमेटा, अरे सॉरी, फ्रॉम द गार्ड सेल, तो क्या हो जाता है अपना स्टोमेटा पोर, क्या हो जाता है, स्टोमेटा पोर क्लोजेस। डन, इतने पार्ट हो गए। चलो अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। तो टीचर एक्सप्लेन इन द क्लास दैट मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल लोग क्या करते हैं, जितने भी मेटल है सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और जितने भी नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो फंडामेंटल फैक्ट हो गया। लेकिन कार्बन ना ही C4 बनाता है, फ्लो प्लस बनाता है, ना ही C4 माइनस बनाता है। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, देखो अगर कार्बन का अगर मैं
स्ट्रक्चर बताओ तो इसके पास अंदर में 6 प्रोटॉन्स होते हैं ना, आया समझ में? इस तरह 6 क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नहीं बनाऊंगा। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पे इसके पास बाय द वे पॉजिटिव चार्ज? 6 होते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब अभी अगर उसे 4 माइनस बनाना है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन लेके आना होगा? ये तो उसके पास अपने वाले हैं, ए भी उसके अपने ही है, 6 है, 6 तो बना दिए चलो हमने। अब अगर उसे C4 माइनस बनाना है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन लेके आने हैं? एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन लेके आना है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन ला देगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्या करना, मतलब 6 प्रोटॉन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि इस 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखें। तो क्या लिखेंगे? वो पहला आंसर लिखते चलो, पहला आंसर लिख देंगे। ये बहुत ही, इट इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत ही क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है फॉर कार्बन टू होल्ड, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर कार्बन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन बाई कितने? 6 प्रोटॉन। सो वो लोग नहीं बनाते, दे डू नॉट फॉर्म, क्या नहीं बनाते? C4 माइनस। आया बात समझ में? अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो C4 प्लस तो बना ही सकता है ना, तो C4 का देख लेते हैं। अब C4 प्लस बनाना है तो अगेन प्रोटॉन तो बाहर नहीं जाता इस सेल से, मतलब एक एटम से, तो ये उसका प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है उसके पास? अगेन 6 प्रोटॉन्स है, बराबर। अब देखो अगर उसे, अभी उसके पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है। अगर उसे क्या कर दिया जाए, अगर उसे बनाना है C4 प्लस बनाना है तो उसे क्या करना होगा? अपने से इलेक्ट्रॉन निकालना है। किन इलेक्ट्रॉन? इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। अब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन, पल्ले पड़ा। लेकिन अगेन फिर से वही कहानी लिखना है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कार्बन टू सपोर्ट, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू सपोर्ट 6 प्रोटॉन। इस बार क्या 6 प्रोटॉन को सपोर्ट करना है, 6 प्रोटॉन बाई 2 इलेक्ट्रॉन। सो दे डू नॉट फॉर्म C4 प्लस। आया बात समझ में? अभी गिव द रीजन वाई कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? तो मैंने रटवा के रखा है आपको। अगर बैड कंडक्टर बोले तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है? चार्ज। और अगर बैड कंडक्टर बोल रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या नहीं है? चार्ज नहीं है। तो क्या लिख देंगे? वही कहानी लिखना है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। शुरू करते हैं। बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन is present, because no free electron is present to conduct electricity। बस हो गया, इतना ही लिखना है बस आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन ए कंट्री लाइक इंडिया रेट ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, याद रखना, जो पेट में बच्चे मार देते हैं ना उसे कहते हैं फोर्टिसाइड, इज क्वाइट हाई एंड ऑलवेज फीमेल इज held responsible for giving birth to a female child. Rima was against this thought and practices. She raised her voice and started a campaign to create awareness among people. Help her explain this. तो जो अपने इंडिया जैसा कंट्री है ना, इंडिया जैसा जो कंट्री है, यहाँ पे क्या होता है? फोर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होता है, बराबर। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है? पहला बात, अगर आप मेल देखो, इसको मेल देखो और फीमेल देखो, आपको यही चीज़ को कहानी के माफिक लिख देना है पॉइंट वाइज, ठीक है। अब देखो मेल के केस में क्या होता है, आपको समझना है, आपको सीबीएसई समझने में पूछना है। तो मेल के पास क्या होता है? XY हार्मोन्स, मतलब XY होते हैं जीन की बात करें, और फीमेल के पास XX होता है। अगर एक मेल गैमेट बनाएगा तो क्या बनाएगा? X बनाएगा या फिर Y बनाएगा। फीमेल बनाएगा तो क्या बनाता है? यही तो गैमेट बनाएंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हो मेल का क्या है? हेट्रोजाइगस गैमेट है, फीमेल का होमोजाइगस गैमेट है। तो अभी अगर हम देखें तो बच्चा बना है, ठीक है। तो पहले रेट से समझाते हैं। एक बार क्या हो गया?
हो सकता है मेल की तरफ से एक्स हार्मोन आ जाए, फीमेल की तरफ से भी एक्स आ जाए, बराबर। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है एक्स एक्स, तो क्या बन गया यहाँ पे, ये हो गया, दोनों क्या बन गए, एक्स एक्स मतलब फीमेल बन गए। एक और केस हो सकता है क्या कि देखो मेल की तरफ से वाई हार्मोन जाए, फीमेल की तरफ से अभी भी एक्स ही आ रहा है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स वाई, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेंगे। तो एक और बार देखते हैं, अभी देखो एक और पॉसिबिलिटी है कि मेल की तरफ से वाई आ जाए, फीमेल की तरफ से एक्स आ जाए, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। फिर से मेल की तरफ से एक वाई, फीमेल की तरफ से एक्स, तो यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, एक्स वाई। तो दोनों केस में क्या बन जाएंगे, तो मेल। तो अगर आप देखो हर बार फीमेल क्या देता है, एक्स ही तो कंट्रीब्यूट करता है ना, लेकिन मेल क्या करता है, अलग अलग करता है, ठीक है। तो याद रखना जो भी बच्चे का सेक्स डिटरमाइंड होता है, और कौन डिटरमाइन करता है, आपका मेल। तो उसका रीज़न लिख दोगे कि रीज़न क्या आ जाएगा इसका, मेल इज हेट्रोजाइगस, इसे टफ नहीं लिखती, इजी लिख रुको। सो मेल प्रोड्यूस एक्स एंड वाई गैमेट, बराबर, which determines the sex of a child and not by the gametes, which are क्या, which are produced by फीमेल। आया बात समझ में, इजी था। चलो तो यहाँ तक हमने किया है 30 क्वेश्चन तक, बराबर। तो बाकी सारे क्वेश्चन भी इजी वाले हैं, मैं और भी सारे करवा दूंगा बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही क्लास में, थैंक यू, बाय।